चलिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपने चैनल उत्तराखंड यूनिवर्सिटी पर नई नई बुक की नई नई सीरीज चलाई हुई हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी अच्छी सिद्ध होंगी। उसी संदर्भ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड एनसीईआरटी से संबंधित एक बुक। उसमें आपको हर चीज़ फैक्ट वाइज फैक्ट मिलेंगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सारे यहीं से बन रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा खोज करने के बाद ये बुक ढूंढ निकाली है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। भारत के प्राचीन साहित्य तथा दर्शन के संबंध में जानकारी के अनेक साधन उपलब्ध हैं, परंतु भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के साधन संतोषप्रद नहीं है। उनकी कमी के कारण, न्यूनता के कारण अति प्राचीन भारतीय संस्कृत व शासन का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर भी कुछ ऐसे साधन उपलब्ध हैं जिनके अध्ययन में सर्वेक्षण से हमें पता चलता है कि भारत की प्राचीनता की कहानी क्या थी। तो उन्हीं संदर्भ में आज हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने रूपों में? 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत, नंबर 3 विदेशी यात्रियों का विवरण। तो अब हम इन्हें एक एक करके पूरा करेंगे। प्राचीन भारत के अध्ययन की दृष्टि से पुरातात्विक स्रोत सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। मतलब जो पुरातात्विक खुदाई के स्रोत मिलते हैं ना, वे सबसे अधिक प्रमाणिक माने जाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख आते हैं, भवन आते हैं, मूर्ति आती है, स्मारक और सिक्के आदि आते हैं। ठीक है, पुरातत्व के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? पुरातत्व के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं देख लीजिए। अभिलेख आ गए, भवन आ गई, मूर्ति आ गई, स्मारक और सिक्के। फिर अभिलेखों पे आते हैं। अभिलेखों में अब हम ये जो चीज़ें पाई है ना, अब इनका वर्गीकरण करेंगे। अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेखों को पढ़ते हैं, जिनका अध्ययन करते हैं, उसे एपिग्राफी कहा जाता है। सबसे प्राचीन अभिलेख हड़प्पा की मुद्राओं पर मिलता है। जो सबसे प्राचीन अभिलेख है ना, वो हड़प्पा की मुद्राओं पर मिलता है, लेकिन उसे पढ़ने में भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। किंतु इसे पढ़ने में भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिए हम इसको सबसे प्राचीन अभिलेख नहीं मानते हैं। इसलिए हम सबसे प्राचीन अभिलेख किसको मानते हैं? सबसे अधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई अभिलेख नामक स्थान से प्राप्त होता है, जो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख माना जाता है। अब इस अभिलेख में मध्य एशिया के बोगजकोई अभिलेख में जानकारी क्या मिलती है वो देखना पड़ेगा ना। इस अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते का नाम मिलता है। फिर भारत में जो सबसे प्रामाणिक और सबसे पुराने अभिलेख हैं वे सम्राट अशोक के अभिलेख हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के हैं। अशोक के अभिलेख, ये क्वेश्चन आपसे कई बार बनता है। अशोक के अभिलेख की लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। अरमेइक, ख्रोष्टी, यूनानी लिपियों में है। किंतु अशोक के जो अधिकतर अभिलेख है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन ये रिपीट होता है, अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। भारत के लगभग सभी लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, परंतु भारत में जितनी भी लिपि है ना, इनका ज़्यादातर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसमें प्रमुख लिपियाँ नागरी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम आदि हैं। ख्रोष्टी लिपि है जो ख्रोष्टी लिपि है वो फारसी लिपि की तरह दाईं से बाईं लिखी जाती है। मतलब जैसे हमारी हिंदी लिखते हैं ना, उस वैसे नहीं लिखी जाती। हिंदी उल्टी लिखी जाती है, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है। लिपियों के विकास का अध्ययन पुरालिपि विद्या के अंतर्गत आता है। जो लिपि है ना, इनका विकास होता है, लिपियों के विकास का जो अध्ययन करते हैं उसे पुरालिपि विधि के अंतर्गत रखा जाता है। गुप्त काल के पूर्व के अभिलेख, मतलब गुप्तों से जो पहले के अभिलेख में प्राकृत भाषा में है। जो गुप्तों के काल से पहले के अभिलेख में प्राकृत भाषा में है, ये देखिए प्राकृत भाषा में, तथा गुप्त काल के और गुप्तोत्तर काल के, गुप्त काल के और गुप्तों के बाद के काल के जो अभिलेख में संस्कृत भाषा में मिलते हैं। मतलब जो गुप्तों के काल से पहले के अभिलेख थे वे सब प्राकृत भाषा में थे, और गुप्तों के बाद और गुप्तों के समय के जो अभिलेख हैं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। इसी संदर्भ में हम देखते हैं सबसे फेमस अभिलेख अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था, रुद्रा दमन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रा दमन का जूनागढ़ शिलालेख 2वीं शताब्दी ईस्वी में संस्कृत भाषा में लिखा है। यही पूछा गया था किस भाषा में है। रुद्रा दमन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे अभिलेख का प्राचीनतम उदाहरण है। राजकीय अभिलेखों के अलावा गैर राजकीय अभिलेख भी लिखे गए हैं। गैर राजकीय अभिलेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख मिलता है। इससे भारत में भागवत धर्म के विकास का साक्ष्य मिलता है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा सकता है कि भारत में भागवत धर्म के विकास का साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो ये देखिए, यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में, गरुड़ स्तंभ लेख में भारत में भागवत धर्म के विकास का साक्ष्य मिलता है।
अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख थे, जो हमने अभी देखा है अशोक के ज़्यादातर अभिलेख है ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। उन्हें सबसे पहले 1837 में अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, अभिलेख संबंधित काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। अब फिर हम सिक्कों पे आते हैं। हमने वहाँ देखो अभी ऊपर हमने वर्गीकरण किया था ना, अभिलेख, भवन, मूर्तियाँ, स्मारक, सिक्के, तो हमने अभिलेख वाला पूरा कर लिया। अब हम सिक्कों पे आते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के जो हम अध्ययन करते हैं इसे हम मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं जो इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। भारत के सबसे पुराने सिक्कों को पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। ये 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इन्हें ठप्पा मारकर बनाया जाता था, इसीलिए इन्हें आहत मुद्रा भी कहा जाता है। पंचमार्क सिक्के अधिकांश चांदी के हैं, कुछ सिक्के तांबे के भी प्राप्त हुए हैं। पंचमार्क सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचांद्र आदि की आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन पर लेख नहीं लिखे होते थे। पंचमार्क के आहत मुद्राओं में सबसे प्राचीन निधियाँ मगध, जो हमारी पंचमार्क की मुद्रा मिली है, सबसे प्राचीन निधि है जो मगध में मिली है और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। साहित्य में इन सिक्कों के लिए जो हमारे साहित्य मिलते हैं प्राचीन, उनमें इन सिक्कों को क्या कहा गया है? उनमें इन सिक्कों को कापोषण कहा गया। आहत सिक्कों को पुराने प्राचीन साहित्यों में कापोषण कहा गया है। भारत में पहला लेख युक्त सिक्का किसका मिलता है? भारत में पहली बार लेख युक्त सिक्के इंडो ग्रीक हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे। भारत में सबसे पहली बार लेख युक्त सिक्के, मतलब जिन पर लेख लिखा हुआ था, वे सिक्के इंडो ग्रीक हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए थे। ठीक है, इसके बाद कुषाण शासकों ने सबसे अधिक, आपसे पूछे सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। कुषाण शासकों ने सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, आपसे पूछे सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे। ये 3 फैक्ट हो गए। देखो, भारत में पहली बार सिक्कों पर लेख किसने लिखवाया था, मतलब लेख लिखे सिक्के किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक यूनानी शासकों ने। उसके बाद सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के, 1 नंबर हो गया ये सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने, 2 हो गया। फिर ये देखिए सबसे अधिक सोने के सिक्के, ये 3 हो गया। सबसे अधिक गुप्तों ने चलाए थे, तो 3 हो गए हमारे फैक्ट यहाँ पे। सबसे अधिक तांबे के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे, सातवाहन शासकों ने। आपसे ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है। ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने सिक्के थे जो उनके वो शीशे के थे? सातवाहन शासकों के शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, कुषाण शासकों के सिक्कों पर फारसी व यूनानी देवी देवताओं के अतिरिक्त भारतीय देवी देवताओं के भी चित्र मिलते हैं। जो कुषाण शासकों के सिक्के थे ना, कुषाण शासकों के सिक्कों पर फारसी यूनानी देवी देवताओं के अतिरिक्त भारतीय देवी देवताओं के चित्र भी मिलते हैं। सिक्कों से संबंधित शासक की अभिरुचि धर्म, विजय आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ऐसा कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया गया है? वो समुद्रगुप्त था। इससे क्या पता चलता है? उसमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था ना, वो संगीत प्रेमी था। इसी तरह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के व्याघ्र शैली के सिक्कों में उनके काठियावाड़ के सिक्कों पर विजय का ज्ञान होता है। अब हमने सिक्के पढ़ दिए, अभिलेख पढ़ दिए। हमारा तीसरा आता है वर्गीकरण, भवन और मूर्तियाँ। भवन और मूर्ति में हम वर्गीकरण पढ़ते हैं। इनमें विभिन्न समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त होता है। यद्यपि मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता ही शुरू हो गया था, फिर भी मूर्ति निर्माण कला का क्रमिक विकास कुषाण काल से होता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मूर्ति का जो निर्माण का काल था वो हड़प्पा सभ्यता शुरू हो गया था। देखिए, ठीक है, फिर भी मूर्ति निर्माण का क्रमिक विकास, लेकिन मूर्ति का विकास जो सबसे अधिक हुआ कुषाण काल में शुरू हुआ। ठीक है, कुषाण काल में प्रचलित गांधार कला के विदेशी प्रभाव था, जबकि मथुरा कला स्वदेशी। कुषाणों काल में 2 कला थी। अब देखिए आप, ये भी क्वेश्चन कितनी बार आता है, कुषाण कला काल में कितनी कला थी? कुषाण काल में 2 कला थी। नंबर 1 गांधार कला, ठीक है, जब नंबर 2 मथुरा कला। जो गांधार कला थी ये विदेशी थी और मथुरा कला स्वदेशी थी। प्राचीन काल में मंदिर नागर, द्रविड़ तथा बेसर शैली में मिलते हैं। जो प्राचीन काल में हमारे मंदिर मिलते हैं ना, 3 शैली मिलते हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। अब इनमें हमारे उत्तराखंड के संदर्भ में अगर आप देखें तो भी क्वेश्चन बना था ये कि उत्तराखंड में एक मंदिर पूछा था, पता नहीं याद नहीं आ रहा है कौन सा। उत्तर भारत के मंदिर, मतलब उत्तराखंड भी इसमें आते हैं, नागर शैली में है। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में है और दक्षिण पथ के मंदिर बेसर शैली में है। 3 शैली होगी। अब इन्हें याद कर लीजिए आराम से, आप ऐसे याद कर लीजिए। ऊ से उत्तराखंड और ऊ से उत्तर भारत के नागरी लिपि में मिलते हैं। दक्षिण भारत के जो मिलते हैं वे द्रविड़ शैली में मिलते हैं। दैसे दक्षिण, दैसे द्रविड़। और दक्षिणापथ के मंदिर बेसर शैली में मिलते हैं। ठीक है, मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया से प्राप्त मंदिरों, स्तूपों से वहाँ की भारतीय संस्कृति के प्रसार का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा आता है वर्गीकरण, साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय साहित्य की विश्वसनीयता पर बहुत विवाद रहा है।
क्योंकि उनमें घटनाओं तथा राजाओं की तिथियां नहीं दी गई है। साथ ही इनका स्वरूप धार्मिक है। साहित्य स्रोतों को दो भागों में बांटा गया। जितने हमारे साहित्य स्रोत हैं ना, हमने इन दो भागों में बांट दिया, धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य में हमारे क्या क्या चीज़ आएंगी, इसमें हमारे ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, ब्राह्मणेतर ग्रंथ आएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ में हमारे वेद भी इसमें आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद में उपनिषद, रामायण, महाभारत सब ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं। ठीक है, जबकि ब्राह्मणेतर साहित्य में, जो हमारा ब्राह्मणेतर साहित्य है, उसमें जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य आते हैं। ठीक है, लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी आदि हैं। जो हमारे लौकिक साहित्य है, इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी आएंगी। अब हम ब्राह्मण साहित्य शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। वेदों से प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब वेदों से, जो हमारे वेद है ना, इनसे में आर्य थे, जो पुराने लोग थे यहाँ के, उनकी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। जो ब्राह्मण साहित्य है ना, इनमें सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है हमारा, वो ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की 4 संख्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इनमें सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना हो गया। और सबसे नया कौन सा है? सबसे नया अर्थवेद हो गया हमारा। अगर हम इन चारों वेद को सम्मिलित कर देना, इन चारों वेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद की रचना काल, जो ऋग्वेद की हमारी रचना का काल है, वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। इसका पहला व 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। जो ऋग्वेद में पहला मंडल है ना, ऋग्वेद का पहला मंडल और 10वां मंडल, ये सबसे बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं हमारे, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। अब हमारा आता है यजुर्वेद। ठीक है, यजु का अर्थ क्या होता है? यजु का अर्थ होता है यज्ञ, या से यजु और या से यज्ञ। इसे समझे आप, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, ये विधि विधानों का संकलन मिलता है। जो हम यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ के जो नियम है और उनकी विधियाँ हैं, उनका संकलन यजुर्वेद में मिलता है। जो हमारा यजुर्वेद है, ये कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसे गद्य व पद दोनों में लिखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है गद्य पद। ऐसा क्वेश्चन बनता है आप पे कि ऐसा ग्रंथ बताइए जो गद्य व पद दोनों में लिखा है, वो हमारा यजुर्वेद हो गया। या ये क्वेश्चन बनता है ऐसा गद्य बताइए जो चंपू शैली में लिखा है, वो हमारा यजुर्वेद हो गया। दोनों जो ऐसी चीज़ जो गद्य और पद दोनों में लिखी होती है ना, उसे चंपू शैली में कहते हैं। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 5 शाखाएँ हैं, मैत्रेयणी, काठक, कपिष्ठल, तैत्तिरीय, वाजसेयनी। ठीक है, यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं। इसमें 1990 मंत्र है। साम, अब हमारा साम तीसरा वेद आता है सामवेद। सामवेद का, साम का क्या होता है? साम का मतलब होता है गान। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। ठीक है, जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के नियम थे हमारे यजुर्वेद में थे। अब उनमें जो गाए जाएंगे मंत्र, उनका संकलन सामवेद में है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है सामवेद में। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की संस्तुति के मंत्र है। अब आज से पूछे सूर्य को संस्तुति करने के मंत्र कहाँ हैं? ये सामवेद में है। सामवेद में कुल मंत्रों की जो संख्या है ना 1549 है, किंतु केवल 75 नहीं है। समझे आप इससे? जो सामवेद में ना, इसमें 75 ही नहीं है। कुल तो इसमें 1549 है, लेकिन 75 नहीं है। जो बाकी है ना, हमें ऋग्वेद से लिए गए हैं। मतलब ऋग्वेद से कॉपी मार रखा है इसे हमने। ठीक है, चारों वेदों में अर्थवेद की रचना सबसे अंत में हुई है। मैंने आपको बताया था, देखिए शुरू में, चारों वेदों में अर्थवेद की रचना सबसे अंत में हुई है। मतलब ये सबसे नया हो गया। सबसे पुराना ऋग्वेद हो गया, वो सबसे पहले रचा गया था, और सबसे बाद में जो रचा गया अर्थवेद, ये सबसे नया हो गया। अर्थवेद में कितने अध्याय हैं? अर्थवेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त, 6000 मंत्र है। इसमें जादू टोना, आपसे पूछे जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेतों के आदि मंत्र तथा विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन। आपसे पूछे औषधियों का वर्णन किसमें है? ये आता है। जो सबसे नया होगा उसमें औषधियों का वर्णन होगा ना, अर्थवेद में। जादू टोना और वशीकरण, भूत प्रेत, ये सब अर्थवेद में है। अर्थवेद से आर्य व अनार्य विचारधारा के संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है। जो हमारा अर्थवेद है ना, इससे आर्य और अनार्य विचारधारा के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। यहीं से कौन आर्य है, कौन अनार्य है। अब हमारे जो वेद है ना, इनके हमने कुछ ब्राह्मण ग्रंथ बनाए हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं जी। ऋग्वेद, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे हम हाईलाइट करते चलेंगे। ऋग्वेद का हो गया कौशिकी ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? 2, कौशिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। अब हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, ये इंपॉर्टेंट है बस, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का। सामवेद का इतना कोई नहीं है। अर्थवेद का गोपथ ब्राह्मण, ये याद कर लेना। तो आइए अब आगे चलते हैं। अर्थवेद को श्रेष्ठ या ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। मतलब जो हमारा अर्थवेद है ना, इसे श्रेष्ठ भी कहा जाता है या ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अर्थवेद को श्रेष्ठ या ब्रह्मवेद भी कहा जाता है।
चारों वेदों में सबसे अधिक लोकप्रिय वेद है, सबसे बाद में रचा गया है ना, इसलिए इसे श्रेष्ठ भी कह रहे हैं सबसे बाद वाले को। सबसे अधिक लोकप्रिय भी यही होगा, क्योंकि जब हमें ज़्यादा ज्ञान होगा अब जाके, जब तो हमने इसे पढ़ना शुरू किया। ठीक है। अर्थवेद में अंग व मगध का वर्णन है। अब इनसे आप समझते हैं 14 महाजनपद थे हमारे जो, उनका भी वर्णन किसमें मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरु का राजा कहा गया। ये भी क्वेश्चन कई बार बनाया कि परीक्षित को कुरु का राजा कहाँ कहा गया है? अर्थवेद में परीक्षित को कुरु का राजा कहा गया है। अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। देखिए मैंने आपको भी बताया था, अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। ब्राह्मण ग्रंथ के यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहा जाता है। मतलब जो यज्ञ के जो विषय है ना, उन्हें बताने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की सरल व्याख्या तो की गई थी। मतलब जो वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए ना ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम का वर्णन मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण किसका था? ऋग्वेद का था। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम का वर्णन मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण का संकलन किसने किया था? महिदास ऐतरेय ने किया था। जबकि कौशिक के ब्राह्मण, ये भी ऋग्वेद का था, 2 ब्राह्मण थे, अपने पीछे पड़ा था। ऋग्वेद ब्राह्मण के संकलन करता कुशीतक ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण हो गया। ठीक है। इसके रचयिता याज्ञवल्क्य ऋषि है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल आदि राजा का वर्णन मिलता है। जो हमारे प्राचीन इतिहास है ना, इसे जानने के जो हमारे स्रोत हैं उनमें वैदिक साहित्य के बाद, ऋग्वेद के बाद सबसे बाद में शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है। गोपथ ब्राह्मण के संकलनकर्ता गोपथ ऋषि हैं। ये हमारा क्या है था, देख लीजिए। गोपथ ब्राह्मण के संकलनकर्ता गोपथ ऋषि है। अब हमारे आते हैं अरण्यक। अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, इनके अंतिम भाग अरण्यक कहलाते हैं। अरण्यक में रहस्यात्मक दर्शन संबंधी विषयों का वर्णन मिलता है। इसमें यज्ञ के स्थान पर, अरण्यक में यज्ञ के स्थान पर दार्शनिक ज्ञान विषय को महत्व दिया गया है। ये जंगल में लिखे गए थे, इसलिए अरण्यक कहा जाता है। जंगल में लिखे जाने का अरण्यक कहा जाता है। अब देख लिए, ऋग्वेद की वही है, ऐतरेय कुशित की है। अर्थवेद का कोई अरण्यक नहीं है, ये भी याद रखना है। अर्थवेद का कोई अरण्यक नहीं है। ठीक है। अब आते हैं हमारे उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। मतलब जिस विद्या को हमने गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लिया है उसे हम उपनिषद कहते हैं। ये देखिए, अर्थवेद का अर्थ है समीप बैठना। जिस विद्या को छात्र गुरु के समीप बैठकर प्राप्त करता है उसे उपनिषद को कहते हैं। उपनिषद भारतीय दर्शन का आधार है। भारतीय दर्शन का आधार क्या है? उपनिषद है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का अंत हो गया ना, यहाँ से वेदांत भी कहा जाता है इन्हें। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। उपनिषद क्या है? उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं, तथा इनसे आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 108 है कुल। ये पूछा जाता है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, किंतु 12 उपनिषदों को ही प्रमाणिक माना जाता है। कुल उपनिषद हो गए 12, लेकिन नहीं, कुल उपनिषद 108 है, इनमें से 12 को हमने प्रमाणिक मान रखा है। इतना नहीं पूछेगा, कुछ पूछेगा उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है, याद रखना। अब हमारे आते हैं उपनिषद के बाद वेदांग। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की। जो हमारे वेद थे ना, इन्हें सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की कुल 6 संख्या है। इनमें शिक्षा को वेदों की नाक कहा गया है। ठीक है। कल्प, इनमें शिक्षा को वेदों की नाक कहा गया है। कल्प को क्या कहा गया है? कल्प को हाथ कहा गया है। व्याकरण एक हो गया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांग कितने हैं? कुल 6 हैं। इनमें से नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 कल्प, नंबर 3 व्याकरण, नंबर 4 निरुक्त, नंबर 5 छंद, नंबर 6 ज्योतिष। अब इनके कुछ नाम आते हैं स्पेशल, जैसे पूछते हैं निरुक्त को वेदों का क्या माना गया है? निरुक्त को वेदों का कान माना गया है। ठीक है, निरुक्त को वेदों का कान माना गया है। छंद वेदों के पैर हैं, ये भी क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में। शिक्षा वेदों की नाक है। ठीक है। कल्प व्याकरण के इसके हाथ हैं वेदों के। वेदांगों की रचना गद्य में की गई है। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा की रचना की गई थी। इसमें स्वर विज्ञान भी कहते हैं। शिक्षा शास्त्र के ग्रंथ का नाम गायलम है। इसके प्रवर्तक मामन्य है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं हाइड कर दूँगा, हाईलाइट। ऐसे विधि नियम जो सूत्र में लिखे गए उन्हें कल्प सूत्र कहा जाता है। ये देखिए, ऐसे विधि के ऐसे नियम है जो सूत्र में लिखे गए उन्हें कल्प सूत्र कहा जाता है। कल्प में विधि नियम का उल्लेख है। कल्प सूत्र के 3 भाग है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र से ये संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। इसका एक भाग सलो सूत्र है। ये देखिए, सलो सूत्र है। सलो सूत्र से ही रेखा गणित का प्रारंभ माना जाता है, ज्यामिति का। ठीक है, ज्यामिति का विकास सलो सूत्र से माना जाता है। अब इसमें इतना कुछ नहीं है। ये देखिए, व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टधाई है। जो व्याकरण है ना, उसका प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टधाई है। आपसे पूछे पाणिनि किसकी रचना है?
पाणिनि की रचना कौन सी अष्टाध्यायी है, व्याकरण का ग्रंथ है। अब देखिए जो पूछे छंद शास्त्र के प्रणेता कौन थे, तो पिंगल ऋषि थे। पिंगल ऋषि ने छंद शास्त्र रचिता है। ठीक है, हम हमारा इसके बाद स्मृति ग्रंथ आती है। स्मृति ग्रंथ जो है ना हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ है। इनकी रचना विभिन्न कालों में की गई थी। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त सभी स्मृतियाँ पद में लिखी गई हैं, जबकि विष्णु स्मृति गद में लिखी गई है। देखिए मनुस्मृति को हिंदू धर्म का सबसे प्रमाणिक तथा प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। जो सबसे मनुस्मृति है ना, मनुस्मृति को हिंदू धर्म का सबसे प्रमाणिक तथा प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना शुंग काल में। आपसे पूछे मनुस्मृति ग्रंथ का रचना कब हुई, शुंगों के काल में हुई। हिंदू धर्म का सबसे प्रमाणिक और सबसे प्रमुख मनुस्मृति कौन सी है, मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है, मनुस्मृति के भाष्यकार टीकाकार इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याज्ञवल्क्य स्मृति किसके विज्ञानेश्वर की है, ये पूछा गया था एक बार। याज्ञवल्क्य स्मृति विज्ञानेश्वर की है। अब हमारा आता है महाकाव्य काल। रामायण तथा महाभारत दो आदि महाकाव्य माने थे। हमारे दो ही आदि महाकाव्य, एक तो रामायण होगा, एक महाभारत हो गया। ठीक है, इनका अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में था। रामायण का अंतिम जो संकलन गुप्तों के काल में था। रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। इसे भारत का आदि महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, कभी रामायण में प्रारंभ में 6000 श्लोक थे, अब बढ़कर 24,000 हो गए हैं। इसे चतुर्विश संहिता भी कहते हैं। चतुर्विश सहस्री था। रामायण का दूसरा नाम क्या होगा, चतुर्विश सहस्री संहिता हो गया। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। अब महाभारत है, जो महाभारत की रचना किसने की, महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। पहले इसमें 8800 मतलब 8800 श्लोक थे, अब जब इसका नाम जय संहिता था। अब इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई, तो इसे भारत तथा जब देखो महाभारत की रचना किसने की, वेदव्यास ने। फैक्ट नंबर 1। इसमें 8800 श्लोक हुए तो इसका नाम क्या हो गया, जय संहिता हो गया। फैक्ट नंबर 2। जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम क्या हो गया, भारत हो गया। 3। अब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसका अर्थ महाभारत या सप्तसाई संहिता आ गया। 4। ठीक है, महाभारत विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य है और सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह पर्वों में है। महाभारत आपसे पूछे किसमें बटा है, महाभारत पर्वों में बटा हुआ है। अभी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। महाभारत के भीष्म पर्व से गीता भाग है। जो गीता है ना, महाभारत के भीष्म पर्व से निकली है, आपको याद रखना है। अब आते हैं हमारे पुराण। पुराणों को पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये याद रखना है, पुराणों को पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। पुराणों के रचयिता कौन है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। पुराण कितने हैं कुल, पुराणों की कुल संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य। बौद्ध साहित्य। प्राचीन बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं, त्रिपिटक। आपसे पूछा था अभी क्वेश्चन कि त्रिपिटक क्या है। बौद्ध साहित्य है प्राचीनतम बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। प्राचीनतम बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। जो हमारे प्राचीन बौद्ध साहित्य है ना, हम त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक किस भाषा में, मतलब बौद्धों की जितनी रचनाएं हैं पाली भाषा में, आपको याद रखना है। यह पाली भाषा में है। ये देखिए, यह पाली भाषा में रचित है। ये त्रिपिटक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब ये पूछा था अभी एग्जाम में कि सुत्त पिटक में क्या है। सुत्त पिटक में शिक्षाएँ हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के धार्मिक विचारों वचनों का संग्रह है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, सैसे शिक्षा, सैसे एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है इसे। ठीक है, अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक का भाग है। जो हमारा अंगुत्तर निकाय है ना, ये सुत्त पिटक का ही भाग, ये पूछा गया था। अब अंगुत्तर निकाय इतना फेमस क्यों है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और ये जो खुद अंगुत्तर निकाय है ना, किसका भाग है, सुत्त पिटक का भाग है खुद। अब हमारा आता है विनय पिटक। विनय पिटक में नियम है। बुद्ध के शामिल होने वाले जो भिक्षु थे उनके लिए नियम है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों तथा भिक्षु भिक्षुणियों के दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियमों का उल्लेख है। ठीक है, अभिधम पिटक आ गया तीसरा। अब इसमें अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। अब आता है जातक। ये भी कई बार एग्जाम है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं वर्णित है। इन्हें भारतीय कथा साहित्य से प्राचीन संग्रह माना जाता है। जातक ये भी पाली भाषा में। देखिए बौद्ध धर्म के अधिकतर जितने भी साहित्य हैं ना, सब पाली भाषा में है। जातकों की संख्या 550 है। दीपवंश तथा महावंश में मुख्य श्रीलंका सिंहलदीप का इतिहास मिलता है। इसके साथ ही मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। पाली भाषा में रचित है। ये भी आया था अभी क्वेश्चन कौन सा जाना। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हों में यूनानी राजा मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप है।
ये क्वेश्चन आया था अभी कि जो मिलिंद पन्नो है इसमें किस किस का वार्तालाप है। मिलिंद पन्नो में एक राजा मेनंडर है और बौद्ध भिक्षु है नागसेन, इन दोनों के वार्तालाप है। और इसकी रचना किसने की है? नागसेन ने इसकी रचना की है। अब आते हैं जैन साहित्य। प्राचीनतम जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं? पुब्बे। प्राचीनतम जैन धर्म के साहित्यों को हम पुब्बे कहा जाता है। इनकी संख्या कुल 14 है। अब आपसे पूछे पुब्बे क्या है? पुब्बे होगी जैन साहित्य प्राचीन, और इनकी संख्या कितनी है? 14 है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्राकृत भाषा में लिखा है। अब आपसे देखिए, प्राकृत भाषा में बौद्धों की भाषा क्या थी? पाली, और जैनों की भाषा क्या है? प्राकृत। जैन धर्म के जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं इन्हें हमने क्या कहा? पुब्बे। जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को पुब्बे कहा है, और जैन साहित्य को हमने आगम कहा है। पुब्बे कितने थे? पुब्बे 14 थे। और जैन साहित्य में जो आगम है साहित्य, इनकी संख्या 46 है, और भाषा प्राकृत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं, ये देखिए भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र में महावीर के जन्म का वर्णन है, और साथ ही 16 महाजनपदों का जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें महावीर के जीवन की गाथा का वर्णन है, और साथ ही इसमें 16 महाजनपदों का भी वर्णन है। और पीछे हमने पढ़ा था भी बौद्धों का था अंगुत्तर निकाय, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता था। ठीक है, अब बताइए लौकिक साहित्य। ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का सबसे पहले उल्लेख किया जाता है। इसके रचयिता चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री पुरोहित चाणक्य कौटिल्य थे। मतलब अर्थशास्त्र है ना, जो इसकी रचयिता किसने की थी? चाणक्य कौटिल्य ने की थी इसकी रचना। और ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री व पुरोहित थे। ठीक है, अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। यह मौर्यकालीन इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है। मतलब जो अर्थशास्त्र है ना, भारत का इतिहास का पहला राजनीतिक ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र। और ये मौर्य का इतिहास के बारे में जानकारी देता है। अब एक आता है हमारा कल्हण। कल्हण ने क्या लिखी थी? कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी संस्कृत भाषा में। इससे क्या हुआ? कल्हण की राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई। इससे ऐतिहासिक घटना है जो उन्हें क्रमबद्ध इतिहास लिखना प्रारंभ होता है। इसे मतलब जो कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी इसमें क्रमबद्ध इतिहास लिखा है, ये संस्कृत भाषा में लिखी है इसने। और इसमें जो इतिहास लिखा है वो कहाँ का लिखा है? इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा है। राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसकी रचना 12 सदी में की गई थी। ठीक है, एक हमारा फारसी में चचनामा है। चचनामा एक फारसी में रचित है चचनामा। ये किसने लिखा था? अली अहमद ने लिखा था। फारसी में रचित चचनामा से सिंध के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। आपसे पूछे सिंध का इतिहास किससे मिलता है? चचनामा से। और चचनामा की रचना किसने की थी? अली अहमद ने की थी। अब हमारा संगम साहित्य है। संगम वंश से भी आजकल क्वेश्चन है। संगम साहित्य से दक्षिण भारत का इतिहास पता चलता है। जो हमारा दक्षिण भारत का इतिहास है कहाँ से पता चलता है? संगम साहित्य से। इसमें कितने वंश है? चोल, चेर, पांडे, इनकी जानकारी मिलती है। अब आता है विदेशियों का विवरण। जो प्राचीन यूनानी लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस के नाम महत्वपूर्ण है। टेसियस यूनान का राजवैद था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका है। फारस के संबंधों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। सिकंदर के साथ आई निरियाकस, अर्निस्केट्स व आस्टिबुलोजिस लेखकों के नाम भारत विवरण के अधिक प्रमाणिक विश्वसनीय हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डायमिकस तथा डायोनिसस के नाम महत्वपूर्ण हैं। ये यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी के लेखक ने बंदरगाहों के व्यापारिक वस्तुओं के वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। एक है पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी। इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं के वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। ठीक है, पहली शताब्दी में प्लिनी आया था। एक प्लिनी की बुक कौन सी होगी? नेचुरल हिस्ट्री का। पहली शताब्दी ईस्वी में प्लिनी द्वारा रचित नेचुरल हिस्ट्री का में भारतीय पशु पौध खनिज के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आया ये कुछ ग्रंथ हैं, इन्हें याद करने हमें। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस की है, इम्पोर्टेंट है। क्षुद्रक की मर्चकटिकम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज दास, ये इम्पोर्टेंट है। अब आता है भारत का इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन। जो हमारा टोलमी था ना, टोलमी ने
ज्योग्राफी भूगोल नामक पुस्तक की रचना की थी। अब चीनी यात्री फाहियान था हमारा, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, जो फाहियान था ये किसके समय आया था? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। ह्वेनसांग हैसे हर्ष के समय आया था। दोनों ये दोनों थे ना, जो दोनों बौद्ध थे। ह्वेनसांग 16 साल भारत में रहा था, 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था ये, जबकि फाहियान जो था वो 14 साल रहा था। तो सबसे ज़्यादा दिन कौन रहा? ह्वेनसांग भारत में सबसे ज़्यादा दिन रहा था। ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है उसे सीयूकी कहते हैं। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत को सीयूकी कहते हैं। इसमें 138 देशों का वर्णन मिलता है। ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है इसे सीयूकी कहते हैं। इसमें 138 देशों का वर्णन मिलता है। ठीक है। जो अरबी लेखक हैं इनमें अलबरूनी सबसे प्रसिद्ध है। अरबी लेखकों में अलबरूनी सबसे अधिक प्रसिद्ध था। यह महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद या किताब उल हिंद भारतीय में सामाजिक दशा का वर्णन किया। ये किताब अभी पूछी गई थी कि तहकीक हिंद या किताब उल हिंद किसकी है? ये अलबरूनी की पुस्तक है। और अलबरूनी कौन था? अलबरूनी अरबी लेखक था। और अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था भारत में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे करके हम पूरी बुक को कवर करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।